आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईटीएटी यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंबई के उस फैसले की जो कि उन्होंने 10 जून 2026 को दिया है और इस फैसले ने प्रॉपर्टी परचेजर की नींद उड़ा दी है। इस केस में एक कपल ने एक फ्लैट परचेज किया और सरकार के नियम के अनुसार सेल प्रोसीड या स्टैम्प वैल्यू जो भी उस प्रॉपर्टी की थी उसका 1% टीडीएस काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट एक्सचेकर में जमा करा दिया। लेकिन जब परचेजर ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 25-26 में भरा तो असेसिंग ऑफिसर ने उसको 5,80,000 का टीडीएस डिमांड नोटिस जारी कर दिया। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस पर आगे चर्चा करने के पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आखिर टीडीएस क्या है, टीडीएस काटने का क्या पर्पस है, क्यों काटा जाता है, और तीसरी बातें करेंगे कि टीडीएस के रेलिवेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं। ये सारी बातें हम बर्ड्स आई व्यू में करेंगे सो दैट वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जब आप पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट उस पेमेंट के समय ही टीडीएस कलेक्ट करने का यानी टैक्स कलेक्ट करने का आदेश देती है और ये टैक्स डिडक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो हमेशा उसकी है जो पेमेंट कर रहा हो। दूसरी बात है आखिर टीडीएस जरूरी क्यों है। इसके कई सारे कारण हैं लेकिन जो मुख्य कारण हैं वो हैं सरकार को रेगुलर रेवेन्यू फ्लो होता रहे, ये टैक्स इवेजन को भी प्रिवेंट्स करता है। को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि जो टैक्स बर्डन होता है पूरे साल का उसको थ्रू आउट द ईयर स्प्लिट कर देता है सो दैट कि साल के अंत में यानी वित्तीय वर्ष के अंत में टैक्स बर्डन काफ़ी अधिक ना हो जाए। और तीसरा पॉइंट था इसके रेलिवेंट प्रोविजंस। हालांकि इसके प्रोविजंस काफ़ी लंबे चौड़े हैं लेकिन मैं कुछ मुख्य प्रोविजंस की बातें करूंगा जो डे टू डे लाइफ में अप्लीकेबल है। सबसे पहले बात करते हैं जो सैलरी अर्नर है, जो तनख्वाह पाते हैं, वो सेक्शन 192 के अंदर यदि आपकी तनख्वाह बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपका एम्प्लॉयर जिस स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से प्रोराटा बेसिस पे वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट एक्सचेकर में जमा करा देगा। दूसरा है प्रॉपर्टी का बाय करना, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी है लेकिन जैसे मैंने बताया कि टीडीएस काटने की जिम्मेदारी उसकी है जो पेमेंट करता है और सेल ऑफ प्रॉपर्टी में वो सेलर पैसे पाता है। सो हम कह सकते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं, तब आपको सेक्शन 194IA के अंतर्गत यदि सेल कंसिडरेशन या उस प्रॉपर्टी का स्टैम्प वैल्यू उसमें से जो भी अधिक हो वो वैल्यू यदि 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो बायर की जिम्मेदारी होती है कि टोटल सेल कंसिडरेशन या स्टैम्प वैल्यू जो भी अधिक हो उसका 1% काट के गवर्नमेंट को जमा करा दे। तीसरा लिखा है प्रोफेशनल फी। यदि आप कंसल्टेंट हैं या किसी प्रोफेशन में एंगेज्ड हैं आप और आपका जो प्रोफेशनल फी है वो यदि एक फाइनेंशियल में 50,000 रुपये से अधिक है तो सेक्शन 194J के अंतर्गत 10% टीडीएस काट के गवर्नमेंट एक्सचेकर में जमा करा दिया जाएगा। तीसरा है डिविडेंड। यदि आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है कि आपको डिविडेंड मिलता हो और यदि ये डिविडेंड एक कंपनी से 10,000 रुपये से अधिक की होती है तो सेक्शन 194 के अंतर्गत वो कंपनी 10% के टीडीएस काटने के बाद ही बाकी जो रकम बचेगी वो आपके खाते में जमा करा देगी। और इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट बताई वो 10,000 है, यानी 10,000 से यदि कम की डिविडेंड मिलता है तो कंपनियां आपके टीडीएस नहीं काटती हैं। और चौथा है डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, खासकर फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट। ये सेक्शन 194 के अंतर्गत 10% का टीडीएस काटती है लेकिन इसमें दो क्लासिफिकेशन है। एक उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है यानी अदर देन सीनियर सिटीजन है, और दूसरा सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। तो जो अदर देन सीनियर सिटीजन हैं उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40,000 रुपये है, यानी 40,000 से अधिक यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपका इंटरेस्ट बनता है तो बैंक 10% टीडीएस काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट एक्सचेकर में जमा कराती है। और ये थ्रेशोल्ड लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये है।
अब बात करते हैं उस केस की जिस केस पे ITAT मुंबई ने अपना फैसला 10 जून 2026 को सुनाया। एक कपल ने यानी वाइफ हस्बैंड ने एक फ्लैट को परचेज किया 1,90,00,000 में, और उस फ्लैट जो परचेज ज्वाइंटली जो परचेज किया उसमें वाइफ की जो शेयर था वो 15% था, और 1,90,00,000 का 15% बनता है 28,50,000 रुपये। और चूंकि प्रोविजंस जो इसमें सेक्शन 194(1)A में 1% TDS काटने का, तो उन्होंने 28 लाख पे 1% यानी 28,500 रुपये TDS काटा, और असेसमेंट ईयर 25-26 में उस महिला ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया। लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने या असेसिंग ऑफिसर ने ये देखा कि चूंकि सेलर का पैन इनएक्टिव था, तो जैसे ही सेलर का पैन इनएक्टिव हो या पैन ना हो, उस परिस्थिति में सेक्शन 206AA के प्रोविजंस लागू हो जाते हैं। और इस प्रोविजंस में लिखा हुआ है, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और उन्होंने पहला पॉइंट है कि जो रेट स्पेसिफाइड है रेलेवेंट प्रोविजंस में, यानी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी में जो प्रोविजंस हैं वो रेट, या रेट इन फोर्स यानी इनकम टैक्स रूल्स में कुछ चेंज हो के वो रेट अलग रेट कर दिया गया हो, या 20%, इन तीनों में से जो अधिक है उस हिसाब से TDS काटा जाएगा। और इस हिसाब से उन्होंने देखा कि 28,50,000 का 20% करीब ये 5,80,000 के आसपास आता है। इसी हिसाब से असेसिंग ऑफिसर ने 5,80,000 रुपये की TDS की डिमांड नोटिस उस महिला को थमा दी। क्रमशः वो महिला ने CIT का अपील किया, वहाँ में डिक्लाइन हो गया, और क्रमशः ये केस ITAT मुंबई पहुँचा, जहाँ उन्होंने अपना जजमेंट दिया, और उस जजमेंट में उन्होंने रेफरेंस दिया CBDT के सर्कुलर 9/25 21 जुलाई 2025 का। और इस सर्कुलर के रेफरेंस में ITAT ने बताया कि चूंकि सेलर ने विद इन द टाइम फ्रेम पैन को आधार से लिंक कर दिया था, रेगुलाइज कर दिया था। दूसरा पॉइंट देखा कि सेलर ने जो इनकम टैक्स रिटर्न 25-26 का भरा था उसमें कैपिटल गेन का जिक्र किया था, और जो भी उसके टैक्स हुआ करते थे वो टैक्स उन्होंने जमा किया था। और इस प्रकार ITAT मुंबई ने सर्कुलर 9/25 CBDT का सर्कुलर 9/25 का रेफरेंस लेते हुए कहा कि बायर को जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी इन डिफ़ॉल्ट ट्रीट किया है, ये एसएससी इन डिफ़ॉल्ट ट्रीट करना गलत है, और उन्होंने जो 1% का TDS पे किया है 28,500 रुपये, वो वैलिड है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और जान लें इसके साथ साथ कि यदि आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, और ख़ासकर यदि सेलर आपका NRI हो, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि यदि आप फ्लैट्स के परचेजर हैं तो सेलर का पैन के बारे में जानकारी ले लें, उनके पास पैन है या पैन नहीं है, पैन है तो वो एक्टिव है या नहीं है। और ख़ासकर यदि सेलर NRI हो तो बायर की जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है, उस जिम्मेदारी के हिसाब से NRI का कैपिटल गेन कितना कैलकुलेट हुआ, और उस पर कितना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या टैक्स बनेगा, उसके हिसाब से टैक्स काट के TDS के फॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सचेकर में जमा करना पड़ेगा। यदि आप इसमें फेल होते हैं तो प्रोविजन के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर पेनल्टी इंपोज कर सकती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं न तो CA हूँ, न ही मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, आप एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ ये ज़रूर बताएं कि आप हमारे किस बात से सहमत नहीं हैं। थैंक यू।